मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आपने कमेंट किया था कि एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 16, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। यदि e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, तो सिद्ध करना है d2y अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए जरा, हमें डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर लाना है तथा dy बाई डी एक्स लाना है। तो एक बार अवकलन करना है फलन का, फिर दूसरी बार भी अवकलन करना है। तो पहले फलन का एक बार अवकलन करें, इसको थोड़ा साफ कर लीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर y इक्वल टू 1 अपान एक्स प्लस 1। अब इसका हम अवकलन करें तो e की पावर y का हो जाएगा e की पावर y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स का हो जाएगा माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब e की पावर y को दूसरी ओर ले जाएंगे, ये बचेगा dy अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपान e की पावर y। अब 1 अपान e की पावर y का मान है x प्लस 1, या e की पावर y का मान 1 अपान x प्लस 1 रखेंगे तो यहां से dy अपान dx बराबर आएगा माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपान e की पावर y का मान x प्लस 1। एक x प्लस 1 कैंसिल होगा तो यहां से dy अपान dx बराबर आएगा माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1। अब इसका फिर से जब अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए 1 अपान एक्स का माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, माइनस एक पहले से लगा है तो माइनस माइनस प्लस, ये आएगा प्लस का 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, dy बाई डी एक्स का मान माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 लिखा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अगर इसका हम होल स्क्वायर करें तो माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर रहेगा, और माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 का मान दिया गया है dy अपान dx, तो इसके स्थान पर हम dy अपान dx लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू dy अपान dx का होल स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था। देखिए विविध अभ्यास चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स x अंडर x, तो x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसका सीधे सीधे देखिए इधर साइन इनवर्स x वाला फार्मूला लगा देंगे, इसमें x अंडर x को x मान लीजिए। तो dy बाई dx क्या होगा, ध्यान दीजिए dy बाई dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर केवल x आएगा, तो ये कितना हो जाएगा x क्यूब। x अंडर x का जब स्क्वायर करेंगे तो x क्यूब आएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, और जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स अंडर रूट एक्स। अब इसका फिर से अवकलन करिए तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2, यहां से आएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, और x पावर 3/2 का हो जाएगा 3/2, और x की पावर ध्यान दीजिए जरा, x पावर 1 और x पावर 1/2, तो x पावर 3/2, x पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो n x पावर n माइनस 1, तो 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1, तो ये आएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 3 अपान 2 और x की पावर 1 अपान 2, ठीक है, जगह अंडर रूट हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 अपान 2 और होल अंडर रूट, ऊपर रहेगा x और अपान में रहेगा 1 माइनस एक्स क्यूब। इस प्रकार से dy बाई dx का मान 3/2 अंडर रूट x अपान 1 माइनस एक्स क्यूब। विविध अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया y इक्वल टू cos इनवर्स x/2 अपान अंडर रूट 2x प्लस 7। तो ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, इस प्रकार से इसका अवकलन करेंगे। अवकलन होता है क्या अगर अंश
बटा हर है, ddx अंश और बटा हर, तो क्या होता है अपान में लिखते हैं हर का वर्ग, ऊपर हर इंटू अंश का अवकलन ddx अंश और माइनस अंश इंटू ddx हर, वही काम इसमें कर लीजिए, ये अंश बटा हर लिखा है, अब कर लीजिए इसका, देख नीचे क्या देगा इसका dy बाई dx होगा, अपान में रहेगा हर का वर्ग, हर क्या है अंडर रूट 2x प्लस 7 इसका होल स्क्वायर, और ऊपर होगा हर इंटू अंश का अवकलन, हर है अंडर रूट 2x प्लस 7 अंश का अवकलन ddx cos इनवर्स x अपान 2 माइनस अंश, अंश क्या है cos इनवर्स x अपान 2 इंटू हर का अवकलन, तो ddx अंडर रूट 2x प्लस 7, आप सरल कर लीजिए, यहां पे रहेगा अंडर रूट 2x प्लस 7 और cos इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा माइनस 1 अपान अंडर रूट, अब x यहाँ पे x अपान 2 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x अपान 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपान 4, और x अपान 2 का फिर से करेंगे तो इनटू में रहेगा 1 अपान 2, x अपान 2 का फिर से करना पड़ेगा, इनटू में 1 अपान 2, तो हर इनटू अंश का अवकलन हो गया माइनस, ये क्या लिखा है cos इनवर्स x अपान 2, इसका अवकलन करिए, ये क्या लिखा है अंडर रूट x, 2x प्लस 7 को x मान ले, अंडर रूट x का होता है 1 अपान 2 अंडर रूट x, 2x प्लस 7, और जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन, तो इसका जब अवकलन फिर से करेंगे तो 2x प्लस 7 का अवकलन 2, 7 का 0 2x का 2, तो इनटू में 2 आ जाएगा, यहाँ मान 2 आएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और अपान में रहेगा 2x प्लस 7, इसका होल स्क्वायर करेंगे रूट 2x प्लस 7 का, तो 2x प्लस 7 मिलेगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4, ऊपर आएगा अंडर रूट 2x प्लस 7, आगे माइनस लग जाएगा, और इनटू में 1 अपान 2, इनटू में 1 अपान अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4 करेंगे तो अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो 2 हो जाएगा, और माइनस का यहां से आएगा cos इनवर्स x अपान 2, और अपान में आएगा अंडर रूट 2x प्लस 7, और होल के अपान में रहेगा 2x प्लस 7। अब यहां से ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 7 अंडर रूट 2x प्लस 7 एलसीएम ले लें, तो अंडर रूट 2x प्लस 7 की गुणा इससे हो जाएगी, तो ये बचेगा माइनस का 2x प्लस 7 अपान इतना, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपान में ये नीचे दोनों रहेंगे, ये एलसीएम मिल जाएगा, जब ये एलसीएम लेंगे तो यहां से ये इधर आएगा तो बचेगा माइनस का 2x प्लस 7, माइनस का बचेगा 2x प्लस 7, इतना आ जाएगा, और इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा माइनस का अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू cos इनवर्स x अपान 2, ये आ जाएगा, और होल के अपान में रहेगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 2x प्लस 7 इंटू इतना, तो ये बचेगा इसकी पावर 3/2, तो यहां से आएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 7 पावर 3/2। अरे इसको सॉल्व करना है, इसको जब सॉल्व करेंगे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो इस प्रकार से इसका अवकलन ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए हमें पता करना है कि ये फलन इस फलन पे रोले की प्रमेय सत्यापित होती है या नहीं सत्यापित होती है, तो यहाँ पे दिया गया कि फलन f(x) बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया है। हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी पूर्णांक पर न तो अवकलनीय होता है और न सतत होता है। देखिए
इसमें जो 5 है पूर्णांक 1, 6 पूर्णांक 1, 7 है, 1 8 है, 1 9, तो 5 6 7 8 9 पर न तो ये सतत होगा और ना अवकलनीय होगा। तो बहुत से ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जहां पर ये पूर्णांक जो महत्तम पूर्णांक फलन है न तो अवकलनीय है ना सतत है। चाहे निकाल के भी देख लें 5 पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो अलग अलग आएंगे। 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट में एक में 5 प्लस कुछ किया जाएगा तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट 5 ही आ जाएगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट में 5 माइनस समथिंग किया जाएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 4। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं होगी, इसलिए फलन सतत नहीं होगा, और जब फलन सतत नहीं है तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। बस याद कर लीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन जो है पूर्णांकों पर न तो अवकलनीय होता है और न सतत होता है। तो लिख देंगे कि महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांकों पर न तो सतत होता है और ना ही अवकलनीय होता है। अतः fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x फलन रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं करता है। रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं करता है। और चाहे मध्यमान प्रमेय पूछी जाए, लैग्रांज प्रमेय पूछी जाए तो वो भी ऐसी होगी, वो भी सत्यापित नहीं होगी। तो महत्तम पूर्णांक फलन में कोई भी न तो रोले की प्रमेय सत्यापित होगी और न ही मध्यमान प्रमेय सत्यापित होगी, क्योंकि ये फलन न तो सतत है और न ही अवकलनीय है। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट में भी महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया है, तो चूंकि वो महत्तम पूर्णांक फलन है इसलिए वो न तो अवकलनीय होगा और न ही सतत होगा। और 3 पॉइंट पर देखिए, ना तो 5 पर, न 6 7 8 9, इन किन्हीं पर भी सतत नहीं होगा। और जब फलन सतत नहीं है तो फलन अवकलनीय भी नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, fx बराबर दिया गया x² - 1 और इंटरवल दिया गया इसका 1, 2। क्योंकि ये बहुपद है अतः ये दिए गए अंतराल में सतत होगा, और ये बहुपद है अतः ये दिए गए खुले अंतराल में अवकलनीय होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे नंबर 1, दिया गया फलन बहुपद है अतः यह बंद अंतराल 1, 2 में कैसा है? सतत है। नंबर 2, फिर से दिया गया फलन बहुपद है अतः यह खुले अंतराल कौन सा? 1, 2 में अवकलनीय है। वैसे कि सभी अंतरालों में सतत भी होगा, सभी अंतरालों में अवकलनीय भी होगा, लेकिन हमको जो अंतराल दिया जाएगा उसी अंतराल में लिखना है सतत और अवकलनीय। सतत कहाँ पे रखेंगे? बंद अंतराल में, और अवकलनीय खुले अंतराल में क्या होगा? अवकलनीय होगा, अवकलनीय है। जब ऐसा आ जाए आप क्या निकालेंगे? fa और fb का मान पहले निकालेंगे। f1 कितना हो जाएगा? 1² - 1 कितना आएगा? 0। फिर क्या निकालेंगे? f2 कितना आएगा? 2² - 1 4 - 1 3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए f1 नॉट इक्वल टू f2। f1 का मान f2 के बराबर नहीं है, fa नॉट इक्वल टू fb। तो इसका मतलब रोले के प्रमेय की तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, अतः ये रोले की प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। लिख देंगे अतः फलन रोले
की प्रमेय के लिए सत्यापित नहीं है। अगर ये बराबर आता तब हम सी का मान निकालते एफ डैश सी बराबर 0 करके, और अगर एफ डैश सी बराबर 0 करने पर सी का मान इस अंतराल में आता तब कहते रोले की प्रमेय सत्यापित होगी। वरना इन कंडीशन में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक वास्तविक फलन दिया गया है अंतराल -5 से 5 के बीच और कहा गया है कि ये वास्तविक फलन सतत फलन है, लेकिन f डैश x का मान किसी भी बिंदु के लिए शून्य नहीं है। तो हमको सिद्ध करना है कि f - 5 नॉट इक्वल टू f5। इसे एक बार देखिए, क्वेश्चन ये कहा गया है कि इस अंतराल में एक फलन दिया गया, वास्तविक फलन दिया गया है और ये कहा गया है कि ये फलन सतत है। तब सिद्ध ये करना है कि f - 5 का मान f5 के बराबर नहीं होगा, और ये भी दिया गया है कि f डैश x का मान किसी भी बिंदु पर सतत किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है। हम ये मान के चलेंगे, इसका उल्टा लेके चलेंगे, और जो लेके चलेंगे अगर वो सिद्ध नहीं होता है तो हम कह देंगे कि ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि ये फलन रोले के प्रमेय की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कि माना फलन रोले की प्रमेय के सभी पॉइंट या बिंदु संतुष्ट करता है। अगर ये रोले की प्रमेय के सभी बिंदु संतुष्ट करेगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर fa = fb होगा। फलन सतत मान लेंगे और कलनी भी है, और तब उस कंडीशन में fa बराबर fb होगा। अतः f - 5 बराबर होगा f5। अगर f - 5 बराबर f5 है तो f डैश x का मान किसी न किसी बिंदु पर 0 अवश्य होगा, मतलब C बिंदु पर f डैश x का मान 0 होगा। यदि ऐसा है तो f डैश x बराबर 0 होगा। कहां पर, f डैश x का मान एक बिंदु इस पर C पर, एक बिंदु C पर, C ऐसे लिखते C, FC पर 0 होगा, 0 होगा। परंतु ये दिया गया है कि f डैश x का मान किसी भी बिंदु पर 0 नहीं होता है। ध्यान दीजिए जरा, हम मान लेंगे कि ये फलन रोले की प्रमेय को सत्यापित करता है। अगर रोले की प्रमेय को सत्यापित करता है तो फलन संतत होगा, फलन अवकलनीय भी होगा, और तब fa बराबर fb होगा। अगर fa बराबर fb आता है तो फलन पर एक बिंदु ऐसा होगा कि जहां पर f डैश x का मान 0 होगा, लेकिन कहा गया है कि f डैश x का मान किसी भी बिंदु पर 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रोले की प्रमेय को संतुष्ट करता ही नहीं है, और अगर ये रोले की प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता है तो f - 5 का मान f5 के बराबर नहीं होगा। ठीक, अतः f - 5 नॉट इक्वल टू f5। क्यों, क्योंकि f डैश x का मान इस पर 0 होगा, और परंतु ये दिया गया है, ये लिख सकते हो, या दिया गया है कि fx का मान, ऐसे लिख लीजिए, परंतु f डैश x का मान किसी भी बिंदु पर 0 नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि f - 5 नॉट इक्वल टू f5। अगर ये 0 होता तभी तो रोले की प्रमेय सत्यापित होगी, और या इसका उल्टा, अगर रोले की प्रमेय सत्यापित होती है तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो f डैश c का मान 0 होगा, क्योंकि कहा गया कि f डैश c का मान 0 हो ही नहीं सकता, किसी भी बिंदु पर ये 0 नहीं है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, अर्थात ये दोनों बराबर नहीं होंगे। देखिए एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक सीढ़ी, ऐसी सीढ़ी है, एक सीढ़ी किसी दीवार के अनुदिश खड़ी है, दीवार की सहायता से झुकी हुई ये सीढ़ी AC जो है AB दीवार पर खड़ी है,
और ये कहा गया है कि दीवार का निचले वाला सिरा, नीचे वाला सिरा, इसको जब हम ऐसे खींचेंगे तो ये वाला सिरा नीचे जाएगा। तो कहा गया है इसका नीचे वाला सिरा जो है पीछे की ओर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जा रहा है, तो ये ऊपरी सिरा नीचे आएगा। तो पूछा जा रहा है कि ऊपरी सिरा जो है, ये जो ऊंचाई AB है, ये किस दर से घट रही है। मान लिया ऊपरी वाला, इसको ऊपरी सिरा जो है y दूरी पर मान लें, और ये वाला जो है अभी x दूरी पर मान लें, और ये दिया गया था कि ये सिरा जो है अभी 4, जिस समय ये 4 सेंटीमीटर या जो भी हो 4 सेंटीमीटर दूरी पर था या 4 मीटर दूरी पर था, उस समय ऊंचाई में घटने की दर पूछी जा रही है। तो देखिए ये 5 दिया गया है, मान लिया ये y है, ये वाला x है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर x बराबर 4 दिया गया है, x बराबर 4 दिया गया है, और x में बढ़ने की दर dx बटा dt बराबर है 2। x ऐसे बढ़ेगा, x में बढ़ने की दर dx बटे dt बराबर 2 है, और y में घटने की दर dy बटा dt पूछा जा रहा है कितना होगा। x का मान दिया गया है, ध्यान दीजिए अगर x का मान 4 है, y का मान ये AC 5 है, तो y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, जिस समय ये दूरी 4 थी, CD की लंबाई 5 है, तो ये वाली दूरी उस समय क्या होगी 3 होगी पाइथागोरस थ्योरम से। और मान लिया जिस समय ये खींचना शुरू किया गया था उस समय ये y है, ये x है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25। हमें निकालना है y में घटने की दर, तो y में घटने की दर dy बटा dt निकालना है। तो इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x स्क्वायर का करेंगे तो ये आएगा 2x, साथ में dx बटा dt, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और साथ में dy अपान dt, और 25 का 0, 25 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, 2 से सबको भाग कर दीजिए तो x dx बटा dt प्लस y dy बटा dt और बराबर 0। अब मान रख दीजिए इसमें x का मान कितना है, x का मान दिया गया है 4, x का मान 4 है, और dx अपान dt का मान 2 प्लस y का मान कितना है 3, और dy बटे dt निकालना है, dy बटा dt और बराबर कितना 0, तो 3 dy अपान dt बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस का 8, तो dy बटा dt आएगा -8 बटा 3। -8 बटे 3 का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई जो है घट रही है, तो ऊंचाई के घटने की दर कितनी हो जाएगी -8 बटा 3, इतने सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब इसी में अगला टॉपिक है अवकलन के अनुप्रयोग में वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हम कैसे जानेंगे कि कोई भी फलन इंक्रीजिंग है और कोई फलन डिक्रीजिंग है। इसके लिए कुछ रूल हैं, उन रूल से हमको पता चलेगा कि फलन इंक्रीजिंग है या फलन डिक्रीजिंग है। कुछ फलन के बारे में तो हमें पता रहता है कि हमेशा इंक्रीजिंग ही रहते हैं, इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि फलन की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, और कुछ फलन ऐसे होते हैं वो हमेशा डिक्रीजिंग ही रहते हैं, तो वहां पे फलन की वैल्यू हमेशा घट रही होती है। जैसे हम इस प्रकार से कोई फलन लें fx इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें x की वैल्यू जैसे से हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे फलन की वैल्यू कम होती चली जाएगी, और लगातार कम होगी x की वैल्यू कुछ भी रखिए, ऐसे फलन क्या होंगे हमेशा डिक्रीजिंग फलन होंगे। अगर ऐसा हम कर दें fx इक्वल टू केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखिए फलन की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, तो ऐसा फलन कहलाता है इंक्रीजिंग। तो कुछ फलन तो देखते देखते पता चल जाते हैं कि फलन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कुछ फलन ऐसे होते हैं जब नहीं पता चल पाता है तो उनको निकालने का कुछ तरीका है, जानने का तरीका है कि कैसे हम जानेंगे कि फलन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जैसे मान लिया किसी भी फलन का ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब ये फलन कैसा हुआ इंक्रीज। किसी भी फलन का ग्राफ ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ ये फलन डिक्रीजिंग हुआ, ये ह्रासमान हो जाएगा, ये वर्धमान होगा।
अब देखिए जरा, अगर कोई फलन ऐसे जा रहा हो इस प्रकार से, तो ये फलन क्या होगा, कहीं कहीं इंक्रीजिंग भी होगा, कहीं कहीं डिक्रीजिंग होगा। तो कुछ इंटरवल ऐसे होंगे जहां पर फलन इंक्रीजिंग होगा और कुछ इंटरवल ऐसे होंगे जहां पर फलन डिक्रीजिंग होगा। तो अब हम ये जानेंगे कि फलन कहां कहां पर इंक्रीजिंग होगा और कहां कहां पर डिक्रीजिंग होगा, और ये जानने के लिए रूल क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी फलन f(x) दिया जाए, कोई भी फलन f(x) दिया जाए, कोई वास्तविक फलन है, और हमें पता करना है ये फलन f(x) जो है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए क्या करते हैं, f' का मान निकालते हैं। सबसे पहले f' ज्ञात करते हैं, और f' ज्ञात करने के बाद हम ये देखते हैं कि f' किन किन अंतराल पर 0 से बड़ा है और किन किन अंतराल पर 0 से छोटा है। अब जिन जिन अंतराल में f' ग्रेटर देन 0 होगा वहां पर फलन कैसा होगा, फलन सदैव कैसा, वर्धमान। इसको कहते हैं निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान। और अगर f' लेस देन 0 आता है तो फलन निरंतर ह्रासमान होगा। कोई फलन दिया जाए और हमें पता करना हो कि वो वर्धमान फलन है कि ह्रासमान फलन है, तो f' का मान निकालते हैं। अगर f' का मान ग्रेटर देन 0 आता है तो फलन निरंतर वर्धमान होगा, और यदि f' का मान लेस देन 0 आता है तो निरंतर ह्रासमान। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाता है। और अगर ऐसे दिया जाए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल भी लगा हो, तो वहां पे कहा जाता है कि फलन वर्धमान है। यहां पे निरंतर वर्धमान नहीं, केवल वर्धमान। और जहां पर f' लेस देन इक्वल टू 0 वहां पर फलन ह्रासमान होगा। यहां पर भी निरंतर ह्रासमान नहीं, फलन ह्रासमान होगा। अगर f' ग्रेटर देन 0 है, इक्वल नहीं लगा है, तो वहां पर फलन निरंतर वर्धमान होगा। और अगर f' लेस देन 0 है तो वहां पे फलन निरंतर ह्रासमान होगा। और यदि f' ग्रेटर देन इक्वल भी 0 है तो वहां पे फलन वर्धमान, केवल वर्धमान लिखेंगे, उसको निरंतर नहीं बोलते हैं। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहलाते हैं, ये केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फलन वर्धमान होगा और यहाँ पर फलन ह्रासमान होगा। देखिए, एक फलन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फलन दिया गया f(x) = 3x + 7 और सिद्ध करना है कि ये फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए निरंतर वर्धमान होगा। तो हमें केवल ये पता करना है कि इसका f' 0 से बड़ा है कि नहीं है। तुरंत इसका f' निकालेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो f' कितना है, 3। अब x का मान इसमें कुछ भी रखा है वो तो 3 ही रहेगा, ये तो x से स्वतंत्र है, तो इसका मान सदैव क्या है, इसका जो भी f' निकालेंगे उसका मान सदैव 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है, f' ग्रेटर देन 0। x का मान कुछ भी रखें इसमें फलन में, लेकिन f' का मान सदैव 0 से बड़ा आएगा। अतः फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान। इसी प्रकार से अगर कोई फलन ऐसे दिया जाए f(x) = e⁴(x), इसका अगर हम f' निकालेंगे तो f' कितना हो जाएगा, e⁴(2x) × 2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, x का मान जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, x का मान बढ़ाएंगे तो x का मान लगातार, इसका मान f' का मान रहेगा तो ग्रेटर देन 0 ही। x का मान यहाँ पे कुछ भी रखा जाए, चाहे निगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें, x का मान बढ़ाएं चाहे कम करें, लेकिन f' का मान हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो इसका मतलब यह फलन भी निरंतर वर्धमान होगा। हमें निरंतर वर्धमान या ह्रासमान के लिए केवल इतना देखना है
कि एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है या नहीं है। अगर एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आता है तो फलन निरंतर वर्धमान होगा, और अगर एफ डैश एक्स का मान 0 छोटा आता है तो फलन निरंतर ह्रासमान होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट दिया गया है कि एफ एक्स बराबर -2x³ -9x² -12x + 1, और इसमें हमें वे अंतराल ज्ञात करने हैं जिनमें फलन वर्धमान या ह्रासमान है, कि किन अंतरालों में फलन वर्धमान है और किन अंतरालों में फलन ह्रासमान है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि एफ डैश एक्स का मान किन अंतरालों में ग्रेटर देन 0 है और किन अंतरालों में लेस देन 0 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स यहां से आएगा -6x² -18x और -12। अब यहां पे वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करेंगे। वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहां से आएगा -6x² -18x -12 ग्रेटर देन 0। -6 से अगर सबको डिवाइड कर देंगे तो यहां से आएगा प्लस का x² प्लस का यहां पे आएगा 3x और प्लस का 4, और यहां पे आएगा लेस देन। माइनस से अगर किसी असमिका को गुणा या भाग कर दिया जाए तो असमिका का चिन्ह बदल जाता है। तो -6 से जब भाग करेंगे तो प्लस का x² आएगा, प्लस का 3x होगा, प्लस का 4 और ये आएगा लेस देन 0। अब इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो यहां से आएगा इसके फैक्टर देखिए फिर से ध्यान दीजिए जरा। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ये आएगा, इसको -6 से जब भाग करेंगे तो x² + 3x + 2 होगा यहाँ पे, और चूंकि -6 से गुणा करेंगे जब किसी असमिका को माइनस से गुणा या भाग कर दिया जाता है तो असमिका का चिन्ह बदल जाता है। इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा x² प्लस का 2x प्लस x प्लस 2 लेस देन 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे x + 2 लेस देन 0। एक आएगा x + 2 और एक आएगा x + 1 और लेस देन 0। इसमें x की दो वैल्यू आएगी -1 -1 -2 को जब हम संख्या रेखा पर लिखेंगे, देखिए इधर माइनस अनंत इधर प्लस अनंत, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -1 होगा, और उधर 0 1 2 3 4 इस प्रकार से 1 2 एंड सो ऑन अनंत तक। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, -2 से इधर वाली वैल्यू देखेंगे कि -2 से इधर कोई भी वैल्यू अगर रख दी जाए तो क्या इसको संतुष्ट करता है। जैसे हम -2 -1 संख्या रेखा पर रखेंगे तो संख्या रेखा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक इधर वाला पार्ट हुआ और एक ये वाला पार्ट हुआ इतना, और एक ये वाला पूरा पार्ट, एक इधर और एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो -2 से छोटी कोई वैल्यू रखिए, -2 से छोटी वैल्यू -3 इसमें अगर रखेंगे तो -3 + 2 -1 हुआ, -3 + 1 -2 हुआ, -2 -1 की गुणा करेंगे तो +2 आएगा, और +2 लेस देन 0 नहीं होता, +2 ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए इसके इधर वाली वैल्यू इस असमिका को संतुष्ट नहीं करेगी। अब -2 -1 के बीच की कोई वैल्यू रख लो, -2 और -1 के बीच की वैल्यू -1.5, -1.5 -2 से बड़ा है और -1 से छोटा है, तो -1.5 जब रखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 0.5 आएगा, यहाँ पे माइनस का 0.5 आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 फिलहाल नेगेटिव आएगी वैल्यू यहाँ पे, तो वो लेस देन 0 हो जाएगा, अर्थात ये वाली वैल्यू जो है इसको संतुष्ट करेगी। अब -1 से बड़ी कोई वैल्यू रख लो, -1 से बड़ी वैल्यू 0 रख लीजिए, जब इसमें 0 रखेंगे तो ये 0 रखा ये 0 रखा तो कितना आएगा 2 × 1 2 आएगा, और 2 नॉट लेस देन 0, 2 की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होती है, इसका मतलब इधर वाली वैल्यू भी इसको संतुष्ट नहीं करेगी। तो कौन सी वैल्यू इसको संतुष्ट कर रही है, -2 और -1 के बीच की, तो इससे ये पता चल गया कि x बिलोंग्स टू -2, -1, तो -2 और -1 के बीच की सभी वैल्यूज को संतुष्ट करेगी। तो -2 और -1 अंतराल के बीच फलन वर्धमान होगा, अतः वर्धमान के लिए अंतराल आ जाएगा -2, -1, और बाकी जो अंतराल बच गया वो ह्रासमान के लिए हो जाएगा। तो ह्रासमान किसमें होगा, ह्रासमान के लिए बाकी समय दूसरी कंडीशन आ जाएगी, तो ह्रासमान के लिए क्या हो जाएगा, -अनंत से लेकर -2
और यूनियन कहां से -1 से लेकर अनंत। तो इस अंतराल में फलन ह्रासमान होगा और इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा। तो समझ पा